कल मार्केट के भारी गिरावट में ये भी गिरा था, लेकिन रिलेटिवली दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में काफी कम गिरा है। हमको लग रहा है कि देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, करीबन 25% की आरओई है, 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और कैश फ्लो बहुत मजबूत है। इनफैक्ट पिछले साल फ्री कैश फ्लो इन्होंने करीबन 12,700 करोड़ कमाया था। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ये डिविडेंड्स देते हैं, जिस प्रकार का आउटलुक अभी ओवरऑल जो बिजनेसेस के लिए एफएमसीजी, होटल्स, पेपर, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। हालांकि सिगरेट एक सनसेट इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे भी जिस प्रकार का परफॉर्मेंस Q4 में इन्होंने दिखाया है, बहुत ही उम्दा नंबर आए, तो मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस अभी काफी अट्रैक्टिव है। और ऐसे बाजार में जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने की अपेक्षा है अगले 3-6 महीनों के लिए, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारा यहाँ पे 310 का टारगेट प्राइस रहेगा। दूसरी बात अनिल जी, कैश सेगमेंट में लॉजिस्टिक्स स्पेस में एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स FY22 के लिए रिकॉर्ड किए थे, करीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू, 1,500 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 925 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे ख्याल से ये कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट लॉजिस्टिक एक ऐसी जगह है, ऐसी स्पेस है जो इकोनॉमी के साथ चलेगी और आने वाले साल में तो इनका एक डीमर्जर भी होने वाला है, तो एक स्पेशल सिचुएशन का भी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस अगर इन्वेस्टर्स के पास में है तो मुझे लग रहा है कि 450, 450 का टारगेट प्राइस यहाँ पे साल भर में पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में करंट प्राइस जो 308 है उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो अविनाश जी, आपने जी अभी आपने जो कहा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए, उसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ एक शब्द के लिए, और वो शब्द का आपने जो प्रयोग किया वो था कामकाजी मुनाफा, जो ईबिटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस शब्द को आसान भाषा में समझाने के लिए हमने इस शब्द को चुना था कि इसे कैसे समझाएं कि लोगों को समझ में आ जाए। तो हमने कहा कामकाजी मुनाफा इसका सही शब्द होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं या ईबिटा बोलते हैं, ईबिटा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेता है, कामकाजी मुनाफा सबके समझ में आता है। तो आपने उस इतने पुराने दिग्गज अनुभवी एनालिस्ट होते हुए भी उस शब्द को आपने ग्रहण किया, स्वीकार किया और आप बोले। अविनाश जी, इसके लिए धन्यवाद है आपको। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए बायबैक के डिटेल्स आने के बाद में ही यहाँ पे बाय करने की गुंजाइश रहेगी। करीबन इनके पास 6,000 करोड़ के ऊपर की कैश है और मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा अगर प्रीमियम टू मार्केट प्राइस अगर मिलता है बायबैक के प्राइस में, तो डेफिनेटली बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद अच्छी खासी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में अपसाइड आएगी, क्योंकि इनके पास काफी कैश है जो वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। काफी समय के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो मेरे ख्याल से बायबैक के डिसीजन के लिए वेट करिए। मेरे अंदाज से करीबन 25-30% की प्रीमियम मार्केट प्राइस से अगर ये बायबैक आता है तो डेफिनेटली देखने लायक है। शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात रहेगी, स्टॉक प्राइस भी अच्छी तरह से बढ़ेगा, बट डेफिनेटली बायबैक का जो प्राइस रहेगा अनिल जी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर काफी मामूली प्रीमियम अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को शायद ये बायबैक पसंद आए। अच्छा अविनाश जी, जोमेटो पर आपकी भी राय चाहूंगा सर। एक तो ब्रोकरेजेस अभी भी डिवाइडेड हैं, नीचे जाएगा या ऊपर यहाँ से, बट साथ ही सरकार ने थोड़ी सख्ती बढ़ाई है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बैठक हुई है। ऑनलाइन फूड बिजनेस कंपनियों को एक मैकेनिज्म बनाने को कहा है जहां पर इन शिकायतों के लिए इफेक्टिवली एक डीलिंग सोल्यूशन ये बना सकें। क्या राय है सर जोमेटो पर आपकी? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि जोमेटो जो प्राइसिंग रेस्टोरेंट से लेता है और कस्टमर्स को चार्ज करता है, उसमें काफी हद तक कस्टमर्स को पता नहीं होता कि एक्चुअल ब्रेकअप कॉस्ट का क्या होता है। डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत का मामला है, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा रेगुलेशन आता है तो इनके मार्जिन पे प्रभाव आ सकता है। ओवरऑल जो फूड डिलीवरी मार्केट है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत दीपांशु, जो मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि ये कंपनी बिल्कुल कामकाजी मुनाफा, कैश फ्लो बिल्कुल कमाती नहीं, और ये सिचुएशन शायद अगले 2-3 साल के लिए चलेगी। कैश बर्न का धंधा है, तो ये ऐसी कंपनी में मुझे लग रहा है कि ऐसे बाजार में इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं आते और विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है अगले 1.5-2 सालों के लिए, तो वहां पे मुझे लग रहा है कोई फंडामेंटल निवेश करना नहीं चाहिए। टेक्निकली शायद यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि काफी दूसरे अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल है, जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव बन चुके हैं। तो आई वुड अवॉइड जोमेटो एट द करंट। आइए डेल्टा कॉप पर लेनी थी अविनाश जी की तरफ से राय। अविनाश जी बताएं सर, डेल्टा पर आपका व्यू 330 के लेवल से 180 पर आ गया सर, तो काफी शार्प करेक्शन हो गया है। नए कोरोना केसेस के भी हालांकि डर अभी उतना नहीं है, बट फिर भी इतने शार्प करेक्शन के बाद अब डेल्टा कैसा लगता है? इनफैक्ट दीपांशु देखिए, ऊपरी लेवल से ये स्टॉक बहुत गिरा है और जो मार्च के नंबर्स आ गए थे
इसमें इतनी भी खराबी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा चिंतित इसलिए है क्योंकि कोरोना का 4th वेव अगर आता है और केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि वापस टूरिस्ट का जो इनफ्लो है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। अभी तो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन जिस प्रकार के केसेस अभी मुंबई में बढ़े हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले फ्यू वीक्स में अगर ये केसेस और बढ़ते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो गिरावट आई है ये प्रीएम्प्ट हो रहा है कि डेफिनेटली अप्रैल टू जून का क्वार्टर में शायद दिक्कत इनको होगी। मेरे ख्याल से जिनके पास पहले के शेयर्स है डेफिनेटली होल्ड करिए। हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली इस करंट वैल्यूएशन के स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिनको कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके काम करना है उनको डेफिनेटली इस गिरावट का मौका यूज करना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कहीं नीचे 165-170 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है और नीचे गिरने की संभावना है। तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करें, लेकिन फ्रेश निवेश बिल्कुल इस प्राइस पे ना करें अगर शॉर्ट टर्म व्यू है। अविनाश जी, कैसे देखते हैं फाइनली 6 महीने बाद एटलीस्ट एमडी एंड सीईओ साहब आ गए हैं, बट मार्केट उससे खुश नहीं है क्योंकि माना जा रहा है कि एसेट क्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इन पर्टिकुलर सुब्रमण्य कुमार साहब को लाया गया है। और कल 20-22% टूटने के बाद आज भी एटलीस्ट लग रहा है फिर से गिरावट की तरफ जा रहा है। क्या राय रखते हैं सर आरबीएल पर? पंशु, मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी इंक्लूजन जो अभी आई है आरबीआई की तरफ से वही सबसे बड़ा इशू और अनसर्टेनिटी का कारण है। मार्केट्स ऐसे अनुमान लगा रही है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आरबीएल बैंक में है, इसीलिए ये अपॉइंटमेंट हो चुका है। और इनका एसएमई बुक ऑलवेज थोड़ा सा डाउटफुल और कंसर्निंग था। तो मेरे ख्याल से देखिए इनके लिए आने वाले 1-2 क्वार्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इनके आने के बाद मान लीजिए कि 1 या 2 क्वार्टर्स में नंबर्स में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, तो ही मार्केट्स को इनके कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रहेगा। इमीडिएटली जो ड्रास्टिक चेंज करके इनको लाया गया है, इससे मार्केट्स थोड़ी सी चिंता में है। वो ये समझ रही है कि शायद बुक्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसीलिए आरबीआई ने इनको नियुक्त किया है। तो मेरे ख्याल से नए निवेशकों को अभी इसमें इमीडिएटली निवेश नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स नंबर देखे, एसेट क्वालिटी का इशू देखें और उसके बाद क्लैरिटी आएगी। तो मेरे ख्याल से तब तक इट इज अ होल्ड जिनके पास है, लेकिन फ्रेश निवेश मुझे नहीं लग रहा है करना चाहिए। ये फॉल जो आया है ये प्योरली घबराहट और सेंटिमेंट के कारण हुआ है, और नंबर्स को आने के लिए आपको कम से कम 3-6 महीना वेट करना पड़ेगा। तो 10 की कमाई का स्टॉक है वो मुझे डिफेंस सेक्टर से भारत डायनेमिक्स पसंद है। पूरे बाजार के फॉल में इस स्टॉक ने बहुत स्ट्रांगली अपने पोजीशन को मेंटेन किया है। फंडामेंटल्स की बात करी तो इनफैक्ट अनिल जी, इनका ऑर्डर बुक अभी करीबन 11,300 करोड़ हो गया और इस साल इनका जो रेवेन्यू था वो करीबन 2800 करोड़ था। हमारा मानना है कि अगले 2 साल में जो रेवेन्यू होगा वो करीबन 5000 करोड़ होगा, और जो प्रॉफिट है वो मेरे ख्याल से 1000 करोड़ तक अगले 2 साल में होने की अपेक्षा है। FY22 के लिए इन्होंने 500 करोड़ की प्रॉफिट रिकॉर्ड की थी। बहुत ही उम्दा मार्जिन ये कमाते हैं, और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है मिसाइल्स के लिए, एंटी सरफेस मिसाइल्स के लिए, मुझे लग रहा है कि ये डिफेंस स्पेस में बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। इसको डेफिनेटली इस लेवल पे या थोड़ा सा निचले लेवल पे अगर मार्केट करेक्ट होता है और तो खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 950 का टारगेट